नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के यमुनानगर में गोवर्धन प्लांट की रखी आधारशिला। कहा, डबल इंजन की सरकार से किसानों को मिल रही है आय के नए साधन। गोबर और खेती के अवशेष और दूसरे जैविक कचरे से बनाई जा रही है बायोगैस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में कहा, हमारे किसान भाई बहनों की मेहनत हर भारतीय की थाली में आती है नजर। भाजपा की सरकार किसानों के दुख सुख की सबसे बड़ी साथी। हरियाणा के किसानों का सामर्थ्य बढ़ाना है हमारा प्रयास। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बनाई अपनी किसान आईडी। किसानों से फार्मर आईडी बनाने की भी की अपील। किसानों को खेती संबंधी सभी जानकारियां एक ही स्थान पर होंगी उपलब्ध। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा में अपने खेतों में हो रही फसल देखने पहुंचे। खेतों में लहलहाती फसल देख खुशी से झूम उठे कृषि मंत्री। ड्रैगन फ्रूट और एवोकाडो की खेती को किसानों के लिए बताया लाभदायक। किसान समाचार में सबसे पहले बात करेंगे गोवर्धन प्लांट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुनानगर में गोवर्धन प्लांट की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार से किसानों को आय के नए साधन मिल रहे हैं। गोवर्धन योजना से किसानों के कचरे के निपटारे के साथ साथ आय का अवसर भी मिल रहा है। गोबर, खेती के अवशेष और दूसरे जैविक कचरे से बायोगैस बनाई जा रही है। इस साल के बजट में 500 गोवर्धन प्लांट की योजना बनाई गई है। डबल इंजन सरकार के प्रयासों से किसानों को, पशुपालकों को आय के नए साधन मिल रहे हैं। गोवर्धन योजना इसे किसानों के कचरे के निपटारे और उससे आय का अवसर मिल रहा है। गोबर से, खेती के अवशेष से, दूसरे जैविक कचरे से बायोगैस बनाई जा रही है। इस वर्ष के बजट में देश भर में 500 गोवर्धन प्लांट बनाने की घोषणा की गई है। आज यमुनानगर ने भी नए गोवर्धन प्लांट की आधारशिला रखी गई है। इससे नगर निगम के भी हर साल 3 करोड़ रुपए बचेंगे। गोवर्धन योजना स्वच्छ भारत अभियान में भी मदद कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हरियाणा के हमारे किसान भाई बहनों की मेहनत हर भारतीय की थाली में नजर आती है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार किसानों के दुख सुख की सबसे बड़ी साथी है। हमारा प्रयास है कि हरियाणा के किसानों का सामर्थ्य बढ़े। हरियाणा की भाजपा सरकार अब राज्य की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदती है। हरियाणा के लाखों किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ भी मिला है। इस योजना के तहत लगभग 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के क्लेम दिए गए हैं। इसी तरह पीएम किसान सम्मान निधि से 6,500 करोड़ रुपए हरियाणा के किसानों की जेब में गए हैं। हरियाणा के हमारे किसान भाई बहनों की मेहनत हर भारतीय की थाली में नजर आती है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार किसानों के दुख सुख की सबसे बड़ी साथी है। हमारा प्रयास है कि हरियाणा के किसानों का सामर्थ्य बढ़े। हरियाणा की भाजपा सरकार अब राज्य की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदती है। हरियाणा के लाखों किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ भी मिला है। इस योजना के तहत लगभग 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के क्लेम दिए गए हैं। इसी तरह पीएम किसान सम्मान निधि से 6,500 करोड़ रुपए हरियाणा के किसानों के जेब में गए हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी फार्मर आईडी बनाई और किसानों से फार्मर आईडी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसानों को खेती संबंधी सभी जानकारियां एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी, जैसे कि जमीन का कौन सा रकबा है, उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन सी फसल बोई है, उसकी मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, मिट्टी में कौन कौन से तत्व हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड की जानकारी किसानों को उपलब्ध होगी। इसके अलावा उनके पास खेती के अलावा पशुधन या और कोई संपत्ति है तो उसकी जानकारी भी होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा में अपने खेतों में हो रही फसल देखने पहुंचे। खेतों में पहुंचते ही लहलहाती फसल देख उनका मन खुशी से झूम उठा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया और शेयर करते हुए ड्रैगन फ्रूट, कटहल, एवोकाडो और जैक फ्रूट की खेती को किसानों के लिए लाभदायक बताया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने प्राकृतिक खेती के महत्व को बताते हुए एक वीडियो भी शेयर किया। प्राकृतिक खेती केवल भाषण से नहीं होगी, खुद अगर करेंगे और सफलतापूर्वक करते हैं तो किसान प्रेरित होंगे। इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खाद्य सुरक्षा के लिए उपयुक्त रहने देना है और इसलिए प्राकृतिक खेती बहुत आवश्यक है ताकि धरती का स्वास्थ्य बना रह सके। प्राकृतिक खेती का भी प्रयोग कृषि मंत्री के नाते मैं स्वयं भी प्रारंभ कर रहा हूं। सही तरीके से हम करेंगे तो मेरा विश्वास है कि प्राकृतिक खेती में उत्पादन भी कम नहीं होगा। तो आज उसके लिए भी क्या तैयारी करनी है, उसके लिए भी आज हम यहाँ आए। गर्मी के सीजन में जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, किसान अतिरिक्त आमदनी के लिए ग्रीष्मकालीन फसलों की खेती कर रहे हैं। इस बार गर्मी में किसानों ने धान, मूंग और उड़द की जमकर बुआई की है। इस बार अधिकतर फसलों की बुआई का रकबा गत वर्ष की तुलना में लगभग 8 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है। ऐसे में किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र की प्रगति के लिए दिल्ली में साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। कृषि मंत्री ने बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों से फसलों की कटाई, बुआई, उपार्जन अधिक की स्थिति की जानकारी लेने के साथ ही उपज के थोक व खुदरा मूल्यों के बारे में समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राष्ट्र निर्माण और सतत विकास की दिशा में भारतीय सेना और असीम फाउंडेशन ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। सेना और फाउंडेशन ने कश्मीर की करनाह घाटी में नियंत्रण रेखा पर स्थित सिमारी गांव को पहली बार सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत किया है। खास बात यह रही कि इस गांव में ही देश का पहला मतदान केंद्र है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
कश्मीर की दुर्गम करनाह घाटी में स्थित सीमावर्ती गांव सिमरी। इस गांव का देश के लोकतंत्र में खास स्थान है। देश का पहला मतदान केंद्र भी इसी गांव में है। इतना खास होने के बावजूद इस गांव की पहचान अब तक इसकी दुर्गमता और अंधेरे से थी, लेकिन सेना की मदद से यहां एक बड़ा परिवर्तन आया है। भारतीय सेना के चिनार कोर ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत पुणे स्थित असीम फाउंडेशन के साथ मिलकर एक ऐसा समाधान तैयार किया जिससे न केवल घरों को रोशन किया बल्कि जिंदगियों को भी बदल डाला। सेना ने इस गांव को 4 सौर ऊर्जा क्लस्टरों में बांटकर उन्नत सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी बैंक लगाए, जिससे अब इस गांव में 24 घंटे बिजली की सप्लाई रहती है। उनको 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिले और बेसिक उनके इक्विपमेंट पढ़ाई के लिए जो स्पेशली बच्चों के लिए या यूथ एम्पावरमेंट के लिए चाहिए, उसका इस्तेमाल वो सही तरीके से कर सके बिना किसी मुश्किल के। ये एक बहुत बड़ी स्टेप है। ऑपरेशन सद्भावना के तहत सेना और असीम फाउंडेशन ने गांव तक सिर्फ बिजली ही नहीं बल्कि हर घर को एलपीजी कनेक्शन भी मुहैया कराया है। एलपीजी सिलेंडर के साथ साथ ग्रामीणों को डबल बर्नर वाला चूल्हा, पाइप और रेगुलेटर भी उपलब्ध करवाया गया है। यहाँ कम्प्लीटली 4 सोलर माइक्रो सोलर ग्रिड्स लग चुके हैं। उसी के साथ एलपीजी कनेक्शन आया है और ये आगाज है। हम कोशिश करेंगे कि सिमारी जो पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसी को अब हम पहला ग्रीन विलेज बनाएं। गांव के बच्चों को पहले टॉर्च की रोशनी में पढ़ाई करनी पड़ती थी, लेकिन अब 24 घंटे बिजली की व्यवस्था होने से न सिर्फ बच्चों को पढ़ाई के लिए सहूलियत मिली है बल्कि ग्रामीणों की कई अन्य समस्याएं भी हल हुई हैं। यहाँ लाइट की बहुत प्रॉब्लम थी। इंडियन आर्मी ने यहाँ सोलर प्लांट लगाया है पूरी सिमारी में, तो बहुत फायदा हुआ। हम दिल से इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार है। हमें गैस सिलेंडर दिए सर आर्मी ने फ्री में। हम जंगल से लकड़ी लाते थे सर और चूल्हा जला के पका के अपने बच्चों को स्कूल भेजते थे, लेकिन सर अभी हमें वो दिक्कत भी खत्म हो गई। ऑपरेशन सद्भावना के तहत इस गांव में लगाई गई ये परियोजना मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित कर्नल संतोष महाडिक को समर्पित है। कर्नल महाडिक ने 17 नवंबर 2015 को कुपवाड़ा जिले में आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति उनके प्रेम और निर्भीक नेतृत्व के लिए उन्हें आज भी सम्मान पूर्वक याद किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मौसम विभाग ने राजस्थान और गुजरात की कुछ जगहों पर अगले 2-3 दिन तेज गर्म हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी अगले 3 दिन तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि केरल और माहे में आज तेज गर्मी और उमस रहेगी। इस बीच ओडिशा में कल तक तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर और पूर्वी हिस्सों में अगले 5 दिन तक गरज के साथ बारिश होने और तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव। मंडियों में इन दिनों कॉफी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। बात निर्यात की करें तो भारतीय कॉफी दुनिया भर में खूब पसंद की जाती है। भारत अब वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है, जिसका निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में $1.29 बिलियन तक पहुंच गया है। ये 2020-21 के $719.42 मिलियन से लगभग दुगना है। अपने अनोखे स्वाद की वजह से वैश्विक बाजार में भारतीय कॉफी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। जनवरी 2025 की पहली तिमाही में भारत ने इटली, बेल्जियम और रूस के अलावा दूसरे देशों के साथ 9,300 टन से अधिक कॉफी का निर्यात किया है। भारत में कॉफी की पैदावार का लगभग 3/4 हिस्सा अरेबिका और रोबस्टा किस्म की कॉफी का है। इनमें मुख्य रूप से बिना भुने बीन्स के रूप में निर्यात किया जाता है। हालांकि भुनी हुई यानी रोस्टेड और इंस्टेंट कॉफी जैसे उत्पादों की मांग बढ़ने से निर्यात में तेजी आई है। भारत में पहले के मुकाबले कॉफी की मांग चाय की तुलना में बढ़ी है, जिसकी वजह से भारत में कॉफी की खपत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत में इसकी मांग शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। इसकी खपत की बात करें तो कॉफी की घरेलू स्तर पर खपत साल 2012 में 84,000 टन थी, जो साल 2023 तक आते आते 91,000 टन हो गई है।
बता दें कि भारत के कर्नाटक राज्य में दूसरे राज्यों के मुकाबले कॉफी की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। साल 2022-23 में कर्नाटक में कॉफी की पैदावार 2,48,020 टन रही थी। इसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान आता है। मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में 12 अप्रैल को गेहूं की कीमत थी 3,000 रुपए। 14 अप्रैल को इसके भाव 200 रुपए चढ़े, जिसके बाद गेहूं की कीमत 3,200 रुपए हो गई। हालांकि हरियाणा की पानीपत मंडी में बीते शनिवार और सोमवार को गेहूं के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2,425 रुपए पर बना रहा। वहीं मध्य प्रदेश की मंडी इंदौर की बात करें तो यहां 12 अप्रैल को गेहूं की कीमत रही 2,550 रुपए। 14 अप्रैल को इसके दाम बिना किसी फेरबदल के 2,550 रुपए पर बने रहे। इन दिनों देश भर में गेहूं की रिकॉर्ड खरीद जारी है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में अब तक 7,48,054.95 मीट्रिक टन गेहूं की सरकारी खरीद हो चुकी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हो रही इस सरकारी खरीद से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। साथ ही इससे देश की खाद्य सुरक्षा को भी मजबूती मिल रही है। बता दें कि भारत सरकार ने गेहूं की कीमतों पर कड़ी नजर बनाए रखी है। वहीं समय समय पर सरकार देश में उपभोक्ताओं के लिए गेहूं की मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उचित हस्तक्षेप भी करती है। पैदावार को देखें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,154,30,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,132,92,000 टन थी। घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार अच्छी होने की वजह से देश में गेहूं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में गेहूं की एमएसपी में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। साल 2024-25 के दौरान गेहूं की एमएसपी 2,300 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2025 के दौरान 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,450 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम ओडिशा, हरियाणा और गुजरात में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ओडिशा के पश्चिमी लहरदार इलाकों में उड़द और मूंग की तैयार फसलों की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान मूंगफली की खुदाई भी कर सकते हैं। वहीं पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटीय मैदानी इलाकों में रबी फसलों की कटाई करें। कुल्थी और सरसों की कटाई समय पर कर लें। फसलों को कटाई के बाद सुरक्षित स्थान पर रखें। देश के जिन इलाकों में तेज हवाओं या मौसम खराब होने की आशंका है, वहां के किसान जितना जल्दी हो सके तैयार फलों और सब्जियों की तुड़ाई करें। बागवानी से संबंधित फसलों को गिरने से बचाएं। छोटे पौधों को सहारा देने का काम करें। कटाई या तुड़ाई के बाद सब्जियों, फसलों और फलों को सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि खराब मौसम में किसी तरह का नुकसान ना हो। हरियाणा की बात करें तो यहाँ के किसान मूंग की फसल में हल्की सिंचाई करें। कुछ दिन पहले ही रोपी गई सब्जियों में जरूरत के हिसाब से हल्की सिंचाई करते रहे। हरियाणा के पश्चिमी हिस्सों में गेहूं और जौ की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान मूंग और उड़द की बुवाई का काम पूरा करें। हरियाणा में कपास की बुवाई भी कर सकते हैं। यहाँ के किसान इन दिनों भिंडी की बुवाई कर सकते हैं। गन्ने और मिर्च की रोपाई के लिए भी सही समय है। उधर गुजरात में सब्जियों की सभी फसलों में हल्की सिंचाई करते रहे।
गुजरात के मध्य और तटीय इलाकों में रोपी गई ग्रीष्मकालीन धान के खेतों में 5 से 7 सेंटीमीटर जल स्तर बनाकर रखें। दक्षिणी गुजरात में जिमीकंद की खुदाई का काम करें। यहाँ के किसान तैयार लौकी वर्गीय सब्जियों की तुड़ाई कर लें। गुजरात के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में गेहूं की कटाई का काम करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय बैंगन की रुपाई के लिए अनुकूल है। बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की रुपाई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्में लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की रुपाई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की रुपाई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की रुपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। रुपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष कांता मजूमदार ने मालदा में हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की। हिंसा के लिए उन्होंने ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव और अन्य कांग्रेस नेताओं ने आज दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने गुजरात दौरे के दौरान राजपीपला स्थित छोटू भाई पुराने खेल परिसर में जिम्नास्टिक हॉल का उद्घाटन किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश की विस्तृत योजना पर वेदांता समूह के साथ की चर्चा। ये निवेश तेल और गैस क्षेत्र में होगा, जिससे असम और त्रिपुरा के विकास को बढ़ावा मिलेगा। जम्मू कश्मीर में चुनाव नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल पर जल्द ही रेल दौड़ेगी। 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री चुनाव ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। इस पुल की ऊंचाई कुतुब मीनार से 5 गुनी है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।